ट्रंप वाली टैरिफ टेंशन के बीच आरबीआई ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती का ऐलान कर दिया। आरबीआई ने पॉलिसी स्टांस को भी न्यूट्रल से बदलकर अकोमोडेटिव कर एक पॉजिटिव संदेश देने की कोशिश की। हालांकि रियल जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शंस में आरबीआई ने 20 बेसिस पॉइंट की कटौती कर यह बताया है कि ग्रोथ के मोर्चे पर चिंताएं अभी दूर नहीं हुई हैं। तो क्या ट्रंप टैरिफ और दूसरे फ्रंट्स के तनाव से पार पाने के लिए ये कदम पर्याप्त होंगे? क्या ग्लोबल अनिश्चितताओं और उनके घरेलू असर की दवा हमें मिल गई है या काम अभी बाकी है? एक आम निवेशक और कंज्यूमर के नजरिए से आरबीआई पॉलिसी के बाद उनके लिए क्या कुछ निकलकर सामने आया है, विस्तार से आज हम चर्चा करेंगे। छान कर आपके लिए डिटेल्ड एनालिसिस लेकर आएंगे। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। पहले ये रिपोर्ट देखिए, लौटते हैं और चर्चा करते हैं मेहमानों के साथ। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड टैरिफ का ऐसा तूफान खड़ा किया है जिसने ग्लोबल इकोनॉमी की नींव को हिला कर रख दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ आरबीआई ने इस अस्थिरता के बीच नीतिगत साहस दिखाते हुए रेपो रेट में लगातार दूसरी बार कटौती का ऐलान किया है। एमपीसी की 54वीं बैठक में गवर्नर संजय मल्होत्रा ने 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की घोषणा की, जिससे रेपो रेट घटकर 6% पर आ गया है। ये फैसला सर्वसम्मति से लिया गया है, जिससे साफ है कि मौजूदा आर्थिक हालात को लेकर नीति निर्धारकों में एक राय है। एमएसएफ रेट अब 6.25% और एसडीएफ रेट 5.75% कर दिया गया है। साथ ही पॉलिसी स्टांस को न्यूट्रल से बदलकर अकोमोडेटिव कर दिया गया है, जो इस बात का संकेत है कि आगे और रेट कट की गुंजाइश बन सकती है। Moreover, it also decided to change the stance from neutral to accommodative. It also noted that the rapidly evolving situation requires continuous monitoring and assessment of the economic outlook. आरबीआई के इस कदम से उन कर्जदारों को राहत मिलेगी जिन्होंने लोन ले रखा है, लेकिन आरबीआई का मकसद सिर्फ इतना नहीं है। असल में ये फैसला उस बड़े ग्लोबल तूफान का जवाब है जो ट्रंप टैरिफ के जरिए हर देश की इकोनॉमी को चुनौती दे रहा है। ये टैरिफ भारत की मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ग्रोथ को सीधे प्रभावित कर सकते हैं। आरबीआई गवर्नर ने भी इस चिंता को खुलकर स्वीकार किया और कहा कि हाई टैरिफ से नेट एक्सपोर्ट गतिविधियों पर नेगेटिव असर पड़ेगा। इस फैसले का असर सिर्फ एक्सपोर्ट तक सीमित नहीं है। ट्रंप की ये पॉलिसी इन्फ्लेशन बढ़ा सकती है, लागतें बढ़ेंगी और डिमांड पर भी दबाव बन सकता है। इकोनॉमिस्ट ने तो यहाँ तक चेतावनी दी है कि ये कदम वैश्विक मंदी की आहट का कारण बन सकता है। ऐसे में आरबीआई का ये कदम सिर्फ एक दर में बदलाव नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक रेस्पॉन्स है। आरबीआई ने अनुमान जताया है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ FY26 में 6.5% रहेगी। पहली और दूसरी तिमाही में 6.5, तीसरी में 6.6 और चौथी तिमाही में 6.3 की ग्रोथ का अनुमान है। वहीं सीपीआई इन्फ्लेशन को 4% के दायरे में रहने की संभावना जताई गई है। गवर्नर ने माना कि कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में आई गिरावट देश के लिए राहत है और इससे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। साथ ही इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में सुधार और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मजबूती के संकेत उत्साहजनक हैं। लेकिन आरबीआई ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए रियल जीडीपी प्रोजेक्शन में 20 बेसिस पॉइंट्स की कटौती कर ये संकेत भी दिया कि ग्रोथ के मोर्चे पर चिंताएं बरकरार रहेंगी। आरबीआई के मुताबिक FY25 के लिए रियल जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट 6.7% से घटाकर 6.5% कर दिया गया है। आरबीआई का ये फैसला निश्चित तौर पर एक पॉलिसी रिलीफ है, लेकिन क्या ये ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी के असर को कम करने के लिए काफी होगा? जवाब पूरी तरह से सकारात्मक नहीं है। जब ग्लोबल इकोनॉमी में अनिश्चितता हो, इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ रहा हो और एक्सपोर्ट सेक्टर दबाव में हो, तब अकेली मॉनेटरी पॉलिसी बहुत लंबा रास्ता तय नहीं कर सकती। इसके लिए फिस्कल पॉलिसी सपोर्ट, ग्लोबल ट्रेड डायलॉग और डोमेस्टिक कंजम्पशन को मजबूती देने जैसे कदम भी जरूरी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं राहुल अग्रवाल जी का, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, इकरा से जुड़े हुए ICRA। बहुत बहुत स्वागत है अग्रवाल साहब आपका शो पे।
हमारे साथ हैं हर्ष रुंगटा सर, फाउंडर हैं फी ओनली इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स LLP के। बहुत बहुत स्वागत है रुंगटा सर आपका शो पे। और हमारे साथ हैं रमेश सिंह सर जो कि पूर्व ED हैं देना बैंक के। बहुत बहुत स्वागत है सिंह सर आपका भी हमारे शो पे। राहुल जी, चर्चा की शुरुआत सर आप ही से कर रहा हूँ। एक्सपेक्टेड तो था ही, हमने जो प्री पॉलिसी एक पोल भी कराया था तो उसमें ज़्यादातर लोग कह रहे थे कि 25 बेसिस पॉइंट तक तो ऐलान करना ही चाहिए। स्टैंड्स में भी चेंज एक्सपेक्टेड था, GDP पे भी प्रेशर साफ तौर पर दिख रहा था, तो काफ़ी चीज़ें एक्सपेक्टेड लाइंस पर थी। बट कंसिडरिंग प्रेजेंट सिनारियो सर, आपको लगता है जो मिला है 25 बेसिस पॉइंट वो एक आम निवेशक और आम कंज्यूमर के लिहाज से बैठा हुआ जो है और जो उस पर प्रेशर्स हैं उसके लिहाज से क्या जो मिला वो पर्याप्त है सर? देखिए, जैसे कि आपने कहा कि मॉनेटरी पॉलिसी में जो एक्शन हुआ आज वो एक्सपेक्टेड लाइंस पे था। सिर्फ मॉनेटरी ईजिंग से ही डोमेस्टिक कंजम्पशन बूस्ट नहीं होगा। तो इसके अलावा मैं ये हाईलाइट करूंगा कि हम ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि 3 मुख्य कारणों की वजह से डोमेस्टिक कंजम्पशन को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। सबसे पहला ये है कि फूड इन्फ्लेशन की दर में हम डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो लास्ट 2 साल में एवरेज फूड इन्फ्लेशन करीब 7% के आसपास रहा है और इस साल हम उसे सब 5% देख रहे हैं। तो इससे लोअर इनकम हाउस होल्ड्स में कुछ हद तक रिलीफ मिलना चाहिए। दूसरा चीज़ है कि जो बजट में गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स कट किए थे उनका अपना अनुमान है कि इससे 1 लाख करोड़ तक का बूस्ट मिल सकता है। तो ये अपर मिडिल इनकम और हायर इनकम हाउस होल्ड्स की डिस्पोजेबल कंजम्पशन को बूस्ट करेगा। और तीसरा, ये जो मॉनेटरी ईजिंग शुरू हुई है जो 50 बेसिस पॉइंट ऑलरेडी हो चुका है और हमारा अनुमान है कि 50 बेसिस पॉइंट और रेट कट होगा अगले 6 महीनों में। तो कुल मिला के 100 बिप्स का जो रेट कट होगा उससे भी EMIs जो कम होंगी। तो ये तीनों चीजें अगर हम एक साथ मिलाकर देखें तो आम कंज्यूमर के लिए इस लिहाज से सिचुएशन इंप्रूव हो सकती है। ऑलराइट, तो आप कह रहे हैं कि सर अभी तक 25 बेसिस मिला के 50 अभी हो गया, इससे पहले फरवरी का, और अभी जो आने वाली 2 हैं उसमें 25 और एक्सपेक्ट करेंगे तो 100 बेसिस पॉइंट टोटल हो जाएगा। बट जो पेन पॉइंट्स हैं वो अभी हैं हमारे पास। हर्ष रुंगटा सर, जो पेन पॉइंट्स हैं वो अभी हैं, जो प्रेशर आया है वो अभी है। लास्ट MPC में भी बार बार यही कहा जा रहा था कि आप रेट कट्स का ऐलान कीजिए, लेकिन संभवतः जानकारों की जो सजेशंस थे, राय थे, उससे काफ़ी लेट RBI ने रेट कट्स शुरू किए। तो एक तो कहा जा रहा था कि वहाँ आपने लेट शुरू किया, हो सकता है कि अगर जल्दी शुरू कर देते तो GDP पर जो आज प्रेशर दिख रहा है उतना नहीं दिख पाता। और अब जो किया है वो 25 पॉइंट का किया, 25 बेसिस पॉइंट का किया, जैसे संभवतः 50 की आवश्यकता कही जा रही थी। तो आने वाले दिनों में रुंगटा सर 25 और इससे काम चल जाएगा, या जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एक कंज्यूमर को, एक इन्वेस्टर को, उस समय उसे मिल रहा है, या कितना मिलना चाहिए? और सर तो ये तो कहना बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज आप आइसोलेशन में नहीं कर पाते हैं कुछ भी चीज़। तो आपको अपना जो देश की इकनॉमी का संदर्भ है वो देखना पड़ेगा, इंटरनेशनल इकनॉमी का जो संदर्भ है, जो कॉन्टेक्स्ट है वो भी देखना पड़ेगा। और ये हमको नहीं भूलना चाहिए कि इंटरेस्ट रेट गिरने से सेवर्स को नुकसान होता है, बोरोवर्स को फ़ायदा होता है, लेकिन सेवर्स को नुकसान होता है। और करीबन उतना ही बड़ा तबका सेवर्स है, शायद ज़्यादा होंगे जो सेवर्स हैं। सेवर्स मैंने कहा, इन्वेस्टर्स नहीं। तो वेरी क्लियरली एक बैलेंसिंग एक्ट है। ओवरऑल ऑब्वियसली जब रेट्स गिरती हैं तो लोग ज़्यादा बोरो कर पाते हैं और ग्रोथ आती है। और ये सेल्फ करेक्टिंग साइकिल है, तो थोड़ा तो और मेरे ख्याल से डिपेंडिंग ऑन व्हाट हैपन्स थोड़ा तो और गिरेगा। इनफ है कि नहीं ये तो कहना बहुत ही मुश्किल है। ऑलराइट सर, रमेश सिंह सर, हम देख रहे हैं कि अभी
पॉलिसी में जब भी इस तरह के अनाउंसमेंट्स होते हैं, एक चिंता जो बार बार जानकारों को सताती है वो ये होता है कि इसको फाइनल ट्रिकल डाउन होके कंज्यूमर तक, या जिसको सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, मैं कंज्यूमर ही शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसमें बहुत सारे लोगों का, तबका का आ जाएगा, तो वहाँ तक पास ऑन होते होते पॉलिसीज़ के बेनिफिट्स वो बड़ी देर हो जाते हैं, जबकि वो थोड़ा सा जल्दी होने चाहिए। तो इस पर आप क्या कहेंगे? बैंक्स के पास इस समय की जो सिचुएशन है उसको देखते हुए क्या कुछ किया जा सकता है? कंज्यूमर का सोचना बिल्कुल सही है कि रिपो रेट कट करते ही जो बोरोअर्स है वो सोचते हैं कि रिपो रेट कट किया तो अभी लोन के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करनी चाहिए। उनका सोचना अपनी जगह पे हमेशा सही हुआ करता है, लेकिन उसके जो अपोजिट साइड, जो हमारी जो डिपॉजिट के सोर्स वाले लोग होते हैं, वो लोग सोचते हैं कि अगर रिपो रेट कट किया तो बैंक डिपॉजिट के ऊपर रेट भी कम करेगा, तो उसके ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। तो ये देखते हुए दोनों साइड को बैलेंसिंग करते हुए बैंक को चलना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि जहां तक डिपॉजिटर की बात है, वहां पे अभी जब रिपो रेट कट किया तो उसका इम्पैक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करने के ऊपर। जी सर, मुझे लगता है थोड़ा सा नेटवर्क में इशू आपके आ रही है। मैं टीम से कहूँगा कि थोड़ा सा इसको इशू को ठीक करें। तब तक हम अग्रवाल सर के पास चलते हैं। अग्रवाल सर, आपने कहा कि आने वाले समय में 25 + 25 50 बेसिस पॉइंट की आवश्यकता हमें देखने को मिल सकता है रेट कट में और कट्स। बट सर, अभी का अगर हम इकोनॉमी का ज़रा एक्सरे करके हमें बताएं सर, कि हमें किस तरह की पॉलिसीज़ की इंटरवेंशंस की आवश्यकता है आरबीआई की तरफ से, सरकार की तरफ से। अभी हमारी इकोनॉमी की हालत क्या है सर? मैं एक कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से आपसे समझना चाह रहा हूँ। जो आदमी नया लोन लेना चाह रहा होगा, घूमने फिरने के लिए जाना चाह रहा होगा, अपना घर लेने की कोशिश कर रहा होगा, प्लानिंग कर रहा होगा, नई गाड़ी खरीदने की कोई प्लानिंग चल रही होगी, उसके लिहाज से अभी इकोनॉमी की स्थिति क्या है, और अगर वो ठीक दिशा में नहीं है तो उसको ठीक करने के लिए क्या क्या करना होगा? देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि लास्ट 2 साल में फूड इन्फ्लेशन बहुत हाई रहा है और उसका इम्पैक्ट हमें कंजम्पशन के डेटा में दिखने लगा था। तो कई बहुत टाइम से ये कहानी चल रही है कि अर्बन कंजम्पशन में बहुत अनइवननेस दिख रही है। तो सबसे इम्पोर्टेंट करेक्शन जो हमें करना है वो है कि फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, जो कि अब लाइन पे आ रहा है। तो लास्ट 2, अगर मैं क्रॉपिंग सीजन्स देखूं, लास्ट खरीफ सीजन का जो आउटपुट था और रबी सीजन का आउटपुट था, वो उसमें काफी हेल्दी ग्रोथ दिखी है। तो उसका इम्पैक्ट अब फूड प्राइसेस में नजर आ रहा है। और फूड इन्फ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली लोअर इनकम हाउस होल्ड्स के लिए, जिनका प्रपोर्शन ऑफ स्पेंडिंग फूड पे काफ़ी हाई होता है। तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इसमें हमें आगे जाके 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। एक तो जो करंट फोरकास्ट है हीट वेव्स का, उसका क्या इम्पैक्ट होता है फूड प्राइसेस पे, पर्टिकुलरली पेरिशेबल प्राइसेस जैसे कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स पे, क्योंकि इन प्राइसेस में रिवर्सल काफ़ी जल्दी हो जाता है। दूसरी चीज़ है कि रिजर्वॉयर लेवल्स अभी काफ़ी अच्छे लेवल्स पे हैं। तो हमारे पास थोड़ा इंश्योरेंस है कि अगर मॉनसून का स्टार्ट डिले होता है तो उस हिसाब से हमारे पास थोड़ा इंश्योरेंस है। बट इवेंचुअली मॉनसून का डिस्ट्रीब्यूशन और क्वांटम अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि ये लो फूड इन्फ्लेशन लेवल सस्टेन कर पाए। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा कि जैसे मैंने कहा कि जैसे जैसे रेट कट्स का इम्पैक्ट इकोनॉमी में सीपन हो जाएगा, और जो मंथली इनकम टैक्स कट है वो मंथली सैलरीज में भी रिफ्लेक्ट करने लगेगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली हमें एक अपटिक नजर आ सकता है ऑन द कंजम्पशन साइड, जो कि थोड़ा हमारे ग्रोथ सिनेरियो को बफर कर सकता है अगेंस्ट ये जो एक्सटर्नल शॉक हमें दिख रहा है, जिसका इम्पैक्ट क्वांटिफाई करना बहुत ही डिफिकल्ट है अभी।
एब्सोल्युटली। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। अभी इम्पैक्ट को पूरी तरह से एसेस कर पाना, क्योंकि जब तक इम्पैक्ट का कोई एनालिसिस आता है तब तक तो फिर दूसरे डिसरप्शंस आ जाते हैं। अभी चाइना ने वापस उसे अपनी तरफ से टैरिफ को बढ़ाकर 84% कर दिया है। अब ट्रम्प साहब पता नहीं जग गए होंगे, अभी उठे हैं कि सोए हुए होंगे, लेकिन जब वो उठेंगे तो तब उनका क्या रिएक्शन होगा अभी कुछ कह नहीं सकते। तो एनालिसिस अभी इमीडिएट करना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है, और लॉन्ग टर्म इसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे, बट एक पर्सपेक्टिव में से ज़रूर बांधने की हम कोशिश करेंगे। और हम बार बार तो एक कंज्यूमर के, एक आम आदमी के लिहाज से हम बात कर रहे हैं कि उसके लिए अभी की जो उथल पुथल हो रही है, और फिर आरबीआई जो एक फ्रेश एयर का झोंका उसके लिए लेकर आया है, उसका क्या मतलब है, और अभी उसके प्लान्स किस तरह से वो अभी होल्ड कर दे, अभी प्लानिंग कर ले, अगर नई चीज़ों की प्लानिंग कर रहे हैं, घर गाड़ी सैर सपाटा वगैरह का, तो उसके लिहाज से भी हम समझने की कोशिश करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, फटाफट हाजिर होते हैं। तीनों मेहमान मेरे साथ हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रूंगटा सर, मैं थोड़ा सा लोन जिन लोगों के पास है, मैं उन लोगों के लिहाज से समझना चाहूँगा। ऑफ कोर्स जो रेपो रेट लिंक्ड जो लोन्स हैं उनके लिए तो थोड़ा जल्दी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन मैं कुछ डेटा देख रहा था कि 6 सालों के बाद भी जब हमने रेपो रेट से लिंक करना शुरू किया, उसके बावजूद अभी कुछ पुराने लोन्स हैं, ख़ास तौर से जो सरकारी बैंकों के लिए हैं, इनका लगभग 50% हिस्सा MCLR से अभी भी जुड़ा हुआ है, कुछ बेस रेट से अभी भी जुड़ा हुआ है। तो उनके लिए क्या आप सलाह देंगे कि वो एडजस्टमेंट के लिए और राहत के लिए क्या तैयारी कर लें? जो भी बोरोवर MCLR पे है या बेस रेट पे है, उसको तुरंत वो 2 से 3% रेट ज़्यादा दे रहा है नए ग्राहक के मुकाबले। और अगर अच्छा ग्राहक है, समय पे भुगतान कर रहा है अपने लोन का, तो अपने लोन को शिफ्ट करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली विडम्बना ये है कि कंज्यूमर्स को, बोरोवर्स को पता ही नहीं है उनका इंटरेस्ट रेट क्या है। वो सिर्फ अपना EMI का ध्यान रखते हैं, इंटरेस्ट रेट क्या दे रहे हैं वो उनको बिल्कुल नहीं पता है, और कितना हाई दे रहे हैं, उसकी वजह से उनका लोन बढ़ के कितने सालों का हो गया ये उनको बिल्कुल नहीं पता है। तो जो भी कंज्यूमर्स MCLR या बेस रेट पे लोन ले रहे हैं, तुरंत अपना लोन उनको कम से कम रिपो रेट लिंक्ड लोन पे शिफ्ट करना चाहिए, ताकि एटलीस्ट उनको फ्यूचर में तो मार नहीं लगे, और एकदम इमीडिएट सेविंग्स काफ़ी तगड़ी उनको जो है वो हो जाएगी। ये एग्जिस्टिंग बोरोवर्स का सवाल है। नए बोरोवर्स के लिए जहाँ तक सवाल है, मेरे ख्याल से हमने देखा पिछले दिनों में जो 25 बेसिस पॉइंट्स का रिडक्शन हुआ, उससे फिक्स डिपॉजिट्स की रेट्स भी थोड़ी सी नरम हुई हैं, लिक्विडिटी का भी थोड़ा मैनेजमेंट अच्छा हो रहा है। तो हो सकता है अभी इस अनाउंसमेंट के बाद अगर हम देखें और फिक्स डिपॉजिट रेट्स अगर और कम होती हैं, तो मेरे ख्याल से नए बोरोवर्स को भी इंटरेस्ट रेट्स थोड़ी और कॉम्पिटिटिव हो सकती हैं। ऑल राइट सर, मैं रमेश सिंह सर के पास जाना चाहूँगा। सिंह सर, बहुत सारे लोगों का ये सवाल भी होता है कि अब तो ठीक है, अब लोग लोन लेने जाते हैं तो थोड़ा सा उनको बता दिया जाता है रेपो रेट लिंक्ड लोन और MCLR और बेस रेट वाली बात भी, लेकिन जैसा सर ने भी कहा, अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात सर ने अभी कही कि बहुत सारे लोगों को अभी पता ही नहीं है कि उनका किस स्वरूप का उनका लोन चल रहा है। वो सिर्फ अपनी EMI देखते हैं, इंटरेस्ट रेट वो देखते भी नहीं, उनको मतलब भी नहीं होता है, क्योंकि उनकी सारी कैलकुलेशंस जो हैं वो इस आधार पर होती हैं कि मुझे EMI कितना देना है। तो एक इमीडिएट चेक अगर कोई अपने लोन को लेकर एक लेना चाहे कि मैं एक्चुअल में किस तरह का लोन मेरा है, रेपो रेट लिंक्ड लोन है, MCLR बेस्ड है, बेस रेट बेस्ड है, तो कैसे चेक करें सर? और अगर वो रेट कट्स का लाभ उठाना चाहें तो फिर उसके लिए करना क्या होगा उन लोगों को? देखिए, सबसे पहले तो सारे बैंक, जितने भी प्राइवेट बैंक हो, सरकारी बैंक हो, सभी बैंकों में फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट और फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऑप्शन बोरोवर को हुआ करते हैं। तो बोरोवर को चाहिए कि जब वो देखता है मार्केट में कि वो मार्केट के साथ में मूव करना चाहेगा,
तो एक तरफ से उसका हिट भी हो सकती है, एक तरफ उसका बेनिफिट भी हो सकता है। अगर उसने फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट लिंक किया हुआ है, फिर वो चाहे रिपो से हो चाहे फिर एमसीएलआर से हो, तो जैसे जैसे मार्केट मूव करेगा उसको उस इंटरेस्ट रेट का बेनिफिट भी मिलेगा, उसकी ईएमआई भी बढ़ सकती है अगर वो रेट बढ़ते हैं तो कस्टमर के लिए ये कहना, मेरे जो साथी कह रहे थे कि कस्टमर को पता ही नहीं होता है कि क्या था, ऐसा नहीं है। जहां कहीं भी फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है वहां पे उसकी ईएमआई चेंज होती है, बैंक वाले उसको एसएमएस भेजा करते हैं कि अभी आज नहीं आपकी एसएमआई आपकी ईएमआई इतने रुपए की हो गई। ये सब जो अवेयरनेस बैंक वाले कर रहे हैं, और इतना ही नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सारे बैंकों के ऊपर प्रतिबंध डाल के रखे, सभी लोगों के बंधन है कि वे रेट ऑफ इंटरेस्ट के चेंजेस के बारे में अपने कस्टमर को इसके बारे में अवगत कराए, चाहे वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा हो या घटा हो, उसकी ईएमआई घटी हो या बढ़ी हो। रही बात जब साथी कह रहे थे कि उनको चाहिए कि 2-3% से रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा, तो वो मुश्किल है, क्योंकि एक तरफ जहां भी रिपो रेट नेचुरली 50 बेसिस पॉइंट से कम जरूर हुआ है, लेकिन जो हम लोगों ने पिछले साल भर में बैंकर ने जो डिपॉजिट रेस किए सारे बैंकों ने, वो 7.25 से 8.8% के रेट पे रेस की हुई है, और वो हमारे लिए फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोगों को रहते डिपॉजिट के ऊपर, क्योंकि डिपॉजिटर के पास तो ये ऑप्शन है कि वो अपने डिपॉजिट को प्रीमियम बंद करे या उसको लेके जावे या उसको रखे। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट घटते तो प्रीमियम तो बंद करेगा नहीं, लेकिन लोन के बारे में कस्टमर को पूरा अधिकार होता है कि उसके जो लोन हाई कॉस्ट के है उसको तुरंत ही आके बैंक से नेगोशिएट करता है कि आप मुझे इसका बेनिफिट दीजिए, वरना मैं अकाउंट बंद करके दूसरे बैंक में जा रहा हूँ, और उसका प्रीपेमेंट करके निकल जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि डिपॉजिट के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल घटेगा अभी, लेकिन लोन्स के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट घटने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा। हो सकता है कुछ बैंक एडवेंचरसली इसके लिए रिपो रेट से जो लिंक की होगी उनको तो अभी उसका बेनिफिट अपने कस्टमर को पास ऑन करना ही पड़ेगा। ठीक है सर, जो देखिए जो लिंक्ड हैं वो तो ठीक है, वो तो पास ऑन करना ही पड़ेगा, वो तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। बट जिन लोगों को इसके बारे में इल्म नहीं है उनके लिए स्टेप बाय स्टेप क्या प्रावधान है, ये हम थोड़ा सा समझना चाह रहे थे। बहरहाल अब स्टेट ऑफ इकोनॉमी को थोड़ा सा और आगे के नज़रिए से समझते हैं। राहुल जी, थोड़ा हमें बताइए अभी क्या दुनिया में कितनी अनिश्चितताएं अभी हम और देखेंगे। अभी चीन की तरफ से ऐसा साफ है कि वो तो बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई करने के लिए, गुत्थम गुत्था की लड़ाई जिसे कहा जाता है, उसके लिए तैयार है। तो आगे हम किस तरह के हेडविंड्स देख रहे हैं सर हमारे लिए, और बार बार हम कह रहे हैं कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ख़ास तौर से 1-on-1 यूएस और चाइना आमने सामने होते हैं, तो क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमें वाकई में दिख रही हैं, उनके लिए हम तैयार हैं, और हेडविंड्स किस तरह के हैं? तो देखिए दीपक जी, 2-3 चीजें हैं। एक तो अपॉर्चुनिटीज हमें तब होंगी जब हमारे रिलेटिव टैरिफ्स, जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए हैं, वो हम पे कई कंट्रीज से कम लगाए गए हैं, जैसे कि चाइना, वियतनाम, बांग्लादेश और कई सारी कंट्रीज से हम पे कम टैरिफ लगाया है। तो कई सेक्टर्स में जिसमें हमारा इन कंट्रीज के साथ कंपटीशन है, उसमें हमें थोड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बट अब फिलहाल मुझे लग रहा है कि हेडविंड ज्यादा हैं, क्योंकि ये टैरिफ की वजह से जो इन्फ्लेशन होगा यूएस में, वहां पर भी थोड़ा डिमांड कंप्रेशन होना चाहिए। तो उसकी वजह से उनके ओवरऑल इंपोर्ट्स और हमारे ओवरऑल एक्सपोर्ट्स पे जो हिट होगा, वो एक बड़ा हेडविंड नजर आ रहा है। दूसरी चीज ये है कि जिन कंट्रीज पे हमसे ज्यादा टैरिफ लगाए हैं, अगर वो अपने जो करंट एक्सपोर्ट्स जो वो यूएस को कर रहे हैं, वो सब रीडायरेक्ट करने लगे टूवर्ड्स इंडिया, तो हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स का कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो हमारे मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में भी हिट आ सकता है अगर ये ट्रेड पैटर्न की पूरी रीवायरिंग हो जाती है। बाकी और कई सारे हेडविंड्स हैं, मतलब वो सब डिपेंड करेंगे कि कंट्रीज कैसे नेगोशिएट करती हैं यूएस के साथ, क्या वो रिटालिएट करती हैं, करेंसी में क्या इम्पैक्ट होता है, आईएनआर वर्सेस अदर करेंसीज में क्या इम्पैक्ट होता है, उसका इन्फ्लेशन और हमारे डोमेस्टिक ग्रोथ आउटलुक में क्या पास थ्रू होता है। तो ये सब कई सारी हेडविंड्स हैं, बट ये बहुत डायनामिक है। तो जैसे कि मैंने कहा, इन सब का इम्पैक्ट क्वांटिफाई करना इस पॉइंट पे बहुत ही डिफिकल्ट है। एब्सोल्युटली, और इसीलिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बट हाँ, इकोनॉमी आगे किस तरह से जाएगी, उसकी दशा दिशा क्या होगी, ये तो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, जिसका एनालिसिस हम आगे भी लेकर आएंगे। बट यस,
आज एमपीसी और पॉलिसी की अनाउंसमेंट्स के बाद आपको लोन को लेकर अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरह की करनी है उसका हमने थोड़ा सा आपको एक दिशा देने की कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल अग्रवाल सर, थैंक यू सो मच। हर्ष रुंगटा सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। रमेश सिंह सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। शो में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।